ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है और ना ही कोई केमिकल रिएक्शन, ना ही कोई गुरु मंत्र है और ना ही कोई एक सेट पैटर्न है। एक्टिंग एक ऐसा क्राफ्ट है जो सबके लिए अलग होता है। हर एक्टर अलग है, हर एक्टर का इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका भी अलग है। तो ज़रा सोचिए कि इस कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म को सिखाना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इन दोनों काम में धाकड़ हैं। वो एक्टिंग भी करते हैं और एक्टिंग सिखाते भी हैं। हाय, आप देख रहे हैं अनकट। मैं हूं निहारिका शर्मा एंड आज अनकट पर हमारे साथ हैं मिस्टर सौरभ सचदेवा। वेलकम सर। Thank you for हाउ आर calling यू me. फीलिंग? I'm feeling nervous. आप एकदम आराम से हमसे बात कर सकते हैं, नर्वस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतने सारे एक्टर्स को एक्टिंग सिखाते हैं। सबसे बेसिक सवाल मुझे जानना है, क्या एक्टिंग सिखाई जा सकती है? मुश्किल है। मेरे को लगता है एक्टिंग सीखी जा सकती है, सिखाई नहीं जा सकती। क्योंकि अगर आप में चाहे तो आप सीख ज़रूर सकते हैं, पर सिखाने के लिए कोई टीचर आपको राह दिखा सकता है, पर आपको खुद चलना पड़ेगा। तो जैसे नसीर साहब ने भी बोला था कि एक्टिंग किसी को सिखाई नहीं जा सकती, आप सीख ज़रूर सकते हैं। तो दैट्स द आंसर। आई थिंक एक्टिंग सिखाई नहीं। आपकी एक्टिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई? आपने कब डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया और फिर कैसे सीखी? मैंने 2001 में डिसाइड किया। 2000 में मेरा पहला रिलेशनशिप शुरू हुआ और उसमें रिलेशनशिप में जब वो ब्रेकअप हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वो बहुत रईस ख़ानदान से थी और मैं नहीं था। और मुझे जल्दी से जल्दी रईस बनना था। तो जल्दी से जल्दी रईस बनने के लिए मैंने कुछ चीज़ें करने की कोशिश करी। मैंने एक बिज़नेस शुरू किया हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का, जो चला नहीं। फिर मेरे को किसी मेरे दोस्त ने बोला कि तू मॉडलिंग कर ले, तू दिखता ठीक है। तो मैंने मॉडलिंग करनी शुरू करी, तो मैं बहुत डर गया और मेरे से हुआ नहीं। और फिर मेरे को लगा कि एक्टिंग जल्दी से आपको फेमस कर देगी और बहुत सारा पैसा आ जाएगा और मैं जल्दी से। किस एक्टर को देख के आपको लगा था कि ऐसे हो सकता है? सलमान खान को देख के लगा था और मेजरली मैं एक फिल्म को फॉलो करता था, अग्निपथ, जो मिस्टर अमिताभ बच्चन की। हाँ जी। तो वो मैं फॉलो करता था, अमित जी की फिल्म को। और तब मैं एक्टर बनने का मेरा कोई रुझान नहीं था, मेरे को कोई दिल नहीं था कि मेरे को एक्टर बनना है। ये तो बस इसलिए हो रहा था कि मैं जल्दी से उस लड़की को दिखा दूं कि मैं इतना बड़ा हूं और अब मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। पर ऐसा हुआ नहीं और मैं बाय चांस बैरी सर के पास लैंड हो गया। मैं बहुत सारे स्कूल्स ढूंढने लगा। तो मेरे एक टीचर थे जो लखनऊ से थे, टीचर नहीं थे मतलब बस दोस्त यारी थी, वो लिखते थे। तो उन्होंने बोला कि एक्टिंग सीखनी है तो मिस्टर बैरी जॉन के पास जाना। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं उनके पास चला गया, पैसे थे नहीं, पेरेंट्स रेडी नहीं थे कि तू एक्टिंग कर। और मैंने दोस्तों यारों से पैसे लिए और ज्वाइन किया उनको। और दूसरे और तीसरे दिन में ही मुझे समझ आ गया कि मुझे मतलब इंटेलिजेंटली समझ नहीं आया, पर एक कुछ बात हुई कि मोर देन बीइंग अ फेमस, मुझे चाहिए अपना एक्सप्रेशन। बिकॉज इन माई चाइल्डहुड ऑल्सो मेरा एक्सप्रेशन बहुत वीक था। मतलब एज एन मैं स्कूलिंग अच्छी नहीं हो रही थी, मैं फेल हो रहा था स्कूल में बहुत, और पढ़ने में बहुत दिक्कत थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं डिसलेक्सिक हूँ, ये भी मुझे बाद में पता लगा। तो बैरी सर के साथ पास मुझे एक ऐसा टीचर मिला जो पहले दिन क्लास में बैठे नीचे ज़मीन पे, तो वो भी ज़मीन पे आके बैठ गए। तो ऐसा लगा कि ये इंसान मुझे जानने आया है, ये इंसान मुझे जानने आया है और ये इंसान सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आया, मेरे को पढ़ाने आया। तो ये बात से मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद फाइंडिंग योरसेल्फ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि मेरे को अपने आप को ढूंढना है, अपने एक्सप्रेशन को ढूंढना है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और वो लड़की को तो छोड़ दिया, इसी में लगे रहे और आज ऑलमोस्ट 22 साल हो गए। तो यही Which is phenomenal, which is phenomenal. yeah. अच्छा सौरभ जी, आप मुझे ये बताइए कि एक्टिंग के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे हमको मालूम है कि हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम उसमें टेंस पढ़ लेंगे, हम उसमें एडजेक्टिव्स पढ़ लेंगे, मगर एक्टिंग के क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? मेरे को लगता है एक्टिंग एक ऐसी कला है जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, सब कुछ। कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि आप पढ़ते लिखते नहीं हैं या आप कुछ और नहीं कर पाए तो आप एक्टर बन सकते हैं। बहुत ही गलत बात है। मैं जब एक्टिंग में आया तो बॉडी पे काम ज़रूरी है, बिकॉज फर्स्ट थिंग विच कम्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा और इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस इज़ योर बॉडी। कैसे बॉडी मूव करती है, आवाज़
आवाज़ में कितना आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, ऊपर और नीचे जा सकते हैं। जब मैंने शुरू किया था एज एन एक्टर तो मेरी आवाज़ भारी थी, पर मैं हमेशा ऐसे बात करता था और वो एक ही टोन में रहती थी और बैरी सर मेरा मजाक उड़ाते थे, हाँ हाँ हाँ, दैट्स व्हाट यू डू। सो आई नीड टू हैव दैट अप एंड डाउन in my voice. Sometimes depth and sometimes there is a projection. So that's very important because these are the two tools which audience see first. And then your temperament, your emotional life, which is very important. You have to work on that. अलग से काम होता है उस पे. Then your imagination, which is very important because we live in the imaginary world. राइटर की imagination है और उसको हम दर्शाते हैं, तो एक्टर उसमें अपना रंग डालता है. So we have to be very imaginative. स्कूल में हम बहुत imaginative थे. जब बच्चे थे हम बहुत imaginative थे. Everything, and we were curious. Curiosity is the best friend, as they say for an actor. तो curious कैसे कि बच्चे पूछते हैं, पापा why sky is blue, why grass is green. पर जैसे हम स्कूल से बाहर निकलते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं रहते, एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाते हैं. मुझे सब पता है, मुझे मत पता. तो दोबारा से यू हैव टू वर्क ऑन द इमेजिनेशन. फॉर लॉट ऑफ पीपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन ऑब्वियसली रीडिंग, यू हैव टू बिकम कल्चर्ड. You have to read different music, different paintings, literature, poetry. ये सब पढ़ना पड़ता है. Because you need to be cultured to be an artist. Most of our education in school is not to be cultured. It's मेमोरी टेस्ट होते हैं और वो उसमें हम आर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान, नंबर बनाने का हाँ हाँ हाँ, और आर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता. इस पे ध्यान नहीं दिया जाता कि मैं आपसे कैसे कनेक्ट करूं, मैं एम्पथाइज कैसे करूं दूसरे इंसान के साथ. इस पे ध्यान नहीं दिया जाता कि पेंटिंग्स को कैसे पढ़ा जाए. इस पे ध्यान नहीं दिया जाता कि मैं पोइट्री को कैसे पढ़ूं. ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता. मतलब इट इज सो स्ट्रेंज कि मैथ्स में हम मार्क्स देते हैं मगर मॉरल साइंस में मार्क्स नहीं होते, ग्रेड्स होते हैं. Right. Yeah, true. So these all this all we need to understand if we want to be a great artist, great actor. That's very important. अगर हम बात करें कि पढ़ाने की प्रोसेस कैसी होती है और पढ़ने की प्रोसेस कैसे होती है. मैंने एडमिशन ले लिया, उसके बाद मैं जा रही हूँ, मैं कैसे सीखूंगी, क्या सीखूंगी और क्या सिखाया जाएगा. आप टीचर हैं तो आप क्या सिखाते हैं, मतलब किस चीज़ से हम शुरुआत करते हैं कि कोई एकदम नया इंसान आया है. मैं बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज से शुरू करता हूँ कि टू बी हेयर एंड नाउ फुल्ली. क्योंकि मेरे जो शुरू के काफ़ी सारे साल थे उसमें मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्राफ्ट तो समझ गया था पर यहाँ पर रहना होना बहुत मुश्किल होता, बहुत नर्वस होता था, बहुत कॉन्शियस होता था. तो यहाँ पर कैसे हूँ, तो उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ जो एरिक मॉरिक्स की एक्सरसाइज है. एक अमेरिकन टीचर है. सो उनके साथ मैंने कुछ क्लासेस करी हैं और उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है हाउ डू आई फील. मैं अभी महसूस कैसा कर रहा हूँ. तो फॉर एग्जांपल हाउ डू आई फील थर्स्टी. हाउ डू आई फील माई शर्ट. हाउ डू आई फील दिस टेबल. हाउ डू आई फील you're taking interest in my what I'm saying. I feel good about it. How do I feel? I feel conscious. How do I feel? I feel nervous. How do I feel? I'm smiling. How do I feel? I need water. How do I feel? The light is on my face. I feel distracted. How do I feel? So here, either say I start my exercise to really feel whatever I'm feeling now and to be honest to that. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं. ये पहली एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत टाइम लेती है लोगों को टू बी ऑनेस्ट, टू बी जस्ट देयर एंड टू हैव द करेज टू शो योर ऑनेस्टी. तो आई गेस इसीलिए सबके लिए इंटरव्यूज में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. which is true because मैंने कितने सारे अपने साथ काम करने वाले लोगों को सुना है जो 10-10 20-20 साल इंडस्ट्री में रह चुके, बोलते हैं यार मुझसे ये पूछो ना कि मैं काम क्या करता हूँ, ये क्या पूछ रहे हो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. मेरे बारे में जानकर क्या करोगे. और पर वो तो हमेशा चेंज होता रहता है ना कि आप क्या हैं. पर मैं इस मोमेंट में क्या हूँ वो मैं बता सकता हूँ कि इस मोमेंट में मैं ये हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस तरीके से एसी की हवा फील कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ठंडा है माहौल, वैसा फील कर रहा हूँ, मेरे हाथ में स्वेट है, ये फील कर रहा हूँ. आपने बहुत सारे एक्टर्स को कोच किया है फिल्म इंडस्ट्री में. कैन यू नेम अ फ्यू? When I was teaching with Mr. Barry John, मैंने वारुण को, अर्जुन कपूर को, वरुण धवन को, जैकलिन को, ऋचा चड्ढा को, राणा दग्गुपाती
दुलकर सलमान, ये मैंने बैरी सर के साथ जब किया। These are और big names in the industry today. या एंड उसके बाद जब मैंने अपना स्कूल शुरू किया 2017 में, द एक्टर्स ट्रुथ, उसमें मैंने तृप्ति को ट्रेन किया, हर्षवर्धन राणे को ट्रेन किया, राघव जुआल, अभी शहनाज गिल को ट्रेन किया। सो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो, और भी बहुत सारे तो जिनको मैंने ट्रेन किया है इंडस्ट्री में, एंड दे आर डूइंग गुड, वेरी गुड। अच्छा, जब आपके पास कोई एक एक्टर आता है या कोई एक स्टूडेंट आता है बेसिकली जिसको एक्टिंग सीखनी होती है, सो आप उसमें कुछ ऐसी स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जो नोटिस करते हैं? कि हाउ enthusiastic he is or she is, कि उस पे उसको सिर्फ उसका ये ड्रीम है टू बी एन एक्टर, कि मेरे को बस बनना है, और उसने देख लिया है दूसरे एक्टर को, और उसको ये नहीं पता कि कितनी मुश्किल है ये काम, इतने कंफर्ट जोन में नहीं होता है, कितना आपको बाहर किस तरीके के लोग मिलते हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, आप कभी बहुत ठंड में बहुत, आर यू रेडी टू गिव दैट ऑल, आर यू करेजियस एंड एंथुजियास्टिक कि मैं ये करके रहूँगा। बिकॉज आई डोंट नो किसने बोला था मेरे को, मेरे दोस्त ने बताया था कि इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ माउंट एवरेस्ट in dark with one hand, right? So it's that difficult. All the complications at once. Yeah. So if you want to be in this side, then you can come in, and if I see that कि somebody is ready, then I give my whole, कि मैं उसको उस इंसान को सिखाने के लिए पूरी तरीके से जाऊँगा, right? Yeah. So जब हम सिखाते हैं किसी को एक्टिंग, तो हम उसे कैसे ये बताते हैं कि किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस कैसे करना है? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि मैं किसी से कनेक्टेड हूँ, उसने मुझे कुछ अच्छा या बुरा बोला, बिकॉज आई हैव अ कनेक्शन, आई विल इंस्टेंटली फील एन इम्पैक्ट। मगर जब मैं एक मूवी में हूँ, एक सेट में हूँ, तो हो सकता है जो मेरा को स्टार है उसके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, वो मेरा पहला स्केड्यूल हो, मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, एंड मे बी इट इज़ अ रोमांटिक सीन, मे बी इट इज़ अ सीन जिसमें वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है और मुझे गुस्सा दिखाना है या मुझे दुख दिखाना है, तो हम वो चीज़ कैसे सिखा सकते हैं किसी को? राइट, इन द सीन, तो जब मैं क्लास में करवाता हूँ तो मैं इन टू आउट और आउट टू इन करवाता हूँ। इन टू आउट में क्या है कि यू थिंक अबाउट इट, you know where you're coming from, what is the thought, and that brings the emotion out, right? Out to in में क्या है कि मैं बस एक इमोशन का नाम लेता हूँ और उसको फिजिकलाइज करता हूँ, and it reaches to my inner life and something start happening. On the set, the first thing which I do personally is talk to my co-actor. Okay. I meet them. I don't say, oh, जैसे बम्बई मेरी जान में के सर थे, तो मैं जब उनके पास पहली बार बैठा था तो मैं नर्वस था काफ़ी, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको ये बात बोली कि मैं नर्वस हूँ। यू इमीडिएटली ओपन अप, और मेजरली एक्टर जब ये सुनता है ना तो वो अपने आप खुद ही आपको कंफर्ट करने की कोशिश करते, तो उन्होंने बोला अरे इसमें नर्वस होने की बात। मैंने बोला नहीं, आपका इतना काम देखा है और आपके साथ अभी सीन करना है, तो कह रहे नो, यू आर एन एक्टर, आई एम एन एक्टर, बिल्कुल। एंड देन वी सैट टुगेदर, वी स्टार्टेड टॉकिंग, सो वो आइस ब्रेक हो जाता है, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन गो अहेड। जैसे जाने जा में भी करीना के साथ, क्योंकि मेरा सीन ऐसे है, जब मैं उनकी बॉडी के बिल्कुल पास जाता हूँ तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था इस बात से, तो मैंने बोला कि कैन आई कम टू यू, क्लोज टू यू? शी सेज यस, व्हाई नॉट, दिस इज द सीन, दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन इज, मतलब फाइन, एंड दैट मेड मी कंफर्टेबल। वो आइस ब्रेक होना चाहिए, आप अपने, एंड आपके उसमें काफ़ी इंटेंस सीन्स भी हैं। राइट। योर हिटिंग, मतलब ऑब्वियसली उसमें एक पार्ट है जहाँ पर वो इमेजिनरी है कि वो सोचती है कि आपने मारा है, बट वो शूट तो हुआ है ना। So that's what I do mostly is talk to my co-actor. I try to tell them that I am feeling, कि मैं अभी नर्वस फील कर रहा हूँ, या मैं, तो उससे सामने वाला खुद मेरे को अपने आप ही, हम दोनों सही तरीके से बात कर लेते हैं, कंफर्टेबल कर लेते हैं। अभी आपने हाल ही में करीना के साथ काम किया है, जयदीप अहलावत जी के साथ काम किया है, के मेनन के साथ काम कर चुके हैं, नवाजुद्दीन, ऐसी क्या चीज़ है जो इन मंझे हुए एक्टर्स में आपको देखने को मिली, और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा विद ईच वन ऑफ देम इंडिविजुअली? ये बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, और तभी वो इंडस्ट्री में भी हैं, क्या कहते हैं, बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं, सेट पे बहुत प्रोफेशनली रहते हैं, कोई टेंट्रम नहीं है इस बात का कि मैं ये कर रहा हूँ, ये मतलब मेरे सामने तो मुझे कुछ नहीं दिखा। और अगर नवाज सर की बात करी जाए तो मैं सबसे ज़्यादा उनसे कनेक्ट करता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि हम अलग अलग
जगह से पढ़े हैं, पर हमारी लैंग्वेज एक है, हम इमीडिएटली कनेक्ट कर जाते हैं सीन में, राइट। केके सर का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है और वो मुझे खुद कई बार गाइड कर रहे थे कि तू सीन में ये कर सकता है, ये कर सकता है। सो आई वाज लुकिंग अप टू हिम कि he knows a lot and he's a very intelligent human being, which I feel. करीना के साथ मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था शुरू में, बिकॉज बीइंग अ फीमेल एक्टर और मेरे को उनके पास जाना है, उनको पकड़ना है, एंड बीइंग अ स्टार, सच अ बिग स्टार, और मैं पहली बार इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रहा था, तो मुझे एक हिचक तो थी। बट शी वॉज वेरी फ्री अराउंड इन ऑन द सेट, शी वॉज सिटिंग आराम से रिलैक्स, बात कर रहा था तो बात कर रही थी, और मस्ती मजाक हो रही थी, सब कुछ हो रहा था जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया। सो आई लाइक दैट व्हेन एन एक्टर कैन मेक दैट स्पेस अराउंड यू, वो बहुत ही सही लगता है। वो ऐसा लगता है कि अभी मेरे जैसे एक्टर जो पहली बार ऐसे एक्टर के साथ काम कर रहा है, वो कंफर्टेबल हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है। जयदीप अहलावत जी, जयदीप के साथ मेरा कोई ज़्यादा सीन नहीं थे, क्योंकि जो भी सीन थे अगर आपने देखा हो तो तो मुझे उठा ही रहा था, और मुझे बट हम दोनों की पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था, फर्स्ट सीन जो फिल्म में है जिसमें वो बेकरी से बाहर निकल रहे होते हैं और मैं अंदर जा रहा होता हूँ कैफे से, तो मैंने जब जयदीप को आते हुए देखा तो लुक वगैरह देखकर मैं बिल्कुल, मतलब आई वाज shocked and very scared also कि ये इंसान अब जो पुल करेगा, अब मुझे उससे ऊपर जाना पड़ेगा। अब एक हेल्दी कंपटीशन हो गया ना, तो मैंने सुजॉय को बोला कि ही इज़ लुकिंग सो गुड। सुजॉय बोलते हैं कि मैंने उसको ख़राब दिखाना है, तो सुंदर बात। मैं कहा नहीं, तो फिर जयदीप केम टू मी एंड ही सेज कि मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो, सुंदर मतलब वो हम एक्टर की लैंग्वेज है कि मैं कमाल कैरेक्टर दिख रहा हूँ। मैं कहा हाँ वो दिख रहे हो आप। सो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि उसका लुक इतना बढ़िया था, और मेरे को, एंड जयदीप हिमसेल्फ इज सच अ ग्रेट एक्टर, ही इज़ अ ब्यूटीफुल पावरफुल एक्टर, ही इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट ह्यूमन बीइंग आई फील, एंड मैंने उनसे जितनी भी बात करी है, इंट्रोवर्ट है, बट ही ब्रिंग्स सो मच इन हिज परफॉर्मेंस विच इज़ आँखों में होता है, विच इज़ देयर इनसाइड। एंड इनफैक्ट आपकी इस फिल्म में एक लाइन भी है जहाँ पे वो कहते हैं कि तुमसे बुरा दिखता हूँ मैं, मगर जिंदा मैं हूँ। सौरभ, अभी आपने मेंशन किया था इसी कॉन्वर्सेशन में डिसलेक्सिया के बारे में, राइट। ठीक है, तो बहुत सारे शायद ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा कि डिसलेक्सिया होता क्या है। Right. तो किसी एक अनजान इंसान के लिए आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे, कैसे समझाओगे कि डिसलेक्सिया है क्या? वो एक फिल्म थी तारे ज़मीन पर जी, बस वो सबको समझ आ जाती है। उसमें डिसलेक्सिया अलग अलग तरीके का होता है, किसी को वर्ड डिसलेक्सिया होता है, किसी को नंबर्स डिसलेक्सिया होता है, किसी को फेस डिसलेक्सिया होता है, जैसे कि मैंने आपसे भी बात करी, आप जाएं और वापस आएँ तो मेरे को याद नहीं रहेगा कौन। फेस डिसलेक्सिया, मेरे को वर्ड्स और याद करने में प्रॉब्लम होती है, और वर्ड नाम याद करने में, वर्ड्स याद करने में, और कई बार लिखने में भी, बिल्कुल बेसिक वर्ड भी लिखने में भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कि जैसे THE लिखना है तो उसी में अटक गया, एंड दैट ब्रिंग्स अ प्रॉब्लम इन माई हेड कि मैं एंशियस होने लगता हूँ। अब थोड़ा बेटर होता जा रहा है, क्योंकि एज माई थिएटर एक्सपीरियंस एंड एक्टिंग एक्सपीरियंस, आई मेक इमेजेस ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ड्स व्हेन आई लर्न। मैं इमेजेस में याद रखता हूँ, जैसे कि अगर बोला जाए कि पानी था और उसमें मछली थी, और मछली बाहर निकली और उड़कर आसमान में चली गई, तो मेरे को पानी एक तरीके का बनाना पड़ेगा, उसका कलर भी अलग देना पड़ेगा ताकि मुझे याद रखे। और मछली को बहुत ही बड़ा बनाना पड़ेगा, ये कुछ अलग तरीके से बनाना पड़ेगा जो मुझे याद रहे, राइट। और उड़ के फिर वो उड़ी किस तरीके से, उसका भी अलग तरीके से, और फिर वो उड़ के आसमान में चले गई, तो एक नए तरीके फॉर एवरी फिल्म यू मेक अ फिल्म इन योर हेड। यस, इन अ काइंड ऑफ कि मैं उस तरीके उसको रखूं। पर उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार आप उससे इमेज से इतने अटैच हो जाते हैं कि वो जो मतलब सीन का मतलब है या जो लाइन का मतलब है वो जाने लगता है, एंड देन फर्स्ट यू लर्न दैट एंड देन यू ड्रॉप दैट, क्योंकि वो याद हो गया। अब ट्रस्ट करना पड़ेगा कि माइंड कर लेगा, और फिर मतलब सर्च करना पड़ता है। तो अब मछली मुझे याद है, पानी भी याद है। अगर मैं बोलूँ पानी काले और सफ़ेद रंग का था, है, और उसमें थोड़े थोड़े पर्पल कलर था, तो अब मुझे याद हो गया, ठीक है। अब मैं वो कभी नहीं बोलूँगा, और ये कॉन्वर्सेशन भी हम नहीं बोलेंगे कभी, है। और मछली उसके 2 के बदले 5 आंखें थी, राइट। हाँ, और वो उड़ी, तो उड़ी कैसे, वो फिन से नहीं उड़ी, वो पीछे कुछ उसके टेल पे कुछ लगा हुआ था, ब्लेड, हेलीकॉप्टर, उससे उड़ रही थी।
राइट, और वो आसमान में गई, आसमान में कोई और तरीके का देखूंगा, तो अब मुझे ये कॉन्वर्सेशन कभी नहीं भूलेगी और आपको भी नहीं भूलेगी। या बट ऑल्सो इससे ये भी तो पता चलता है कि आप कितने वाइड रेंज में सोच सकते हो। Right. आपको मालूम है कि आपका पानी ब्लैक, व्हाइट और पर्पल नहीं होगा, आपकी मछली के पूंछ पर कभी भी वो हेलीकॉप्टर वाला फैन नहीं लगा होगा। सो कन्वेंशनल चीजों को तोड़ते हुए कुछ सोचना इज ऑल्सो एन आर्ट। राइट। हम डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं एंड उसके अलावा आप एक्टर हैं, आप एक्टिंग सिखाते हैं, तो डिसलेक्सिक होने के साथ साथ एक्टिंग सीखना, एक्टिंग करना, एक्टिंग सिखाना कितना डिफिकल्ट रहा ये सब कुछ? ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए नहीं रहा शुरू में क्योंकि बैरी सर का मेथड बहुत अच्छा था। उसमें वो हम स्क्रिप्ट्स याद नहीं करते थे शुरू में वी यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर ओन इमेजिनेशन। तो मेरे पास इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी, मैं पेंटिंग वगैरह करता था क्योंकि मेरा एक तरीका था टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। वो वर्ड से नहीं आता था पर वो इमेजेस से आता था। और मैंने डांस ड्रामा और मास माई का काम किया। मैं बाहर भी गया मास का काम सीखने फ्रॉम माई डेनमार्क टीचर। तो मेरे लिए बहुत ही ऑर्गेनिक रहा वो। धीरे धीरे करके मैं वर्ड्स पे गया और लिटरेचर में गया कि पोइट्री पढ़ना और लिटरेचर पढ़ना मैंने शुरू किया। वो बहुत ही देर बाद हुआ और वो मेरे लिए कोई बैरी सर हमेशा इम्प्रोवाइजेशनल काम करवाते थे जो मेरी पर्सनालिटी से आए, जो मेरे बिहेवियर से आए, तो वो बहुत अच्छा था। फिर जब हम स्क्रिप्ट पे गए तो वो ऑर्गेनिकली मेरे को जल्दी समझ भी आने लगा, तो मेरे लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। दो कई बार अभी भी वर्ड्स के साथ और वोकैबुलरी के साथ मेरी एक स्ट्रगल है। मेरे को अभी भी लगता है कि मुझे लगता है आजकल के टाइम पे जिन लोगों के पास शब्दों की ताकत है या वर्ड्स है या वोकैबुलरी है, दे कैन रियली ओन द वर्ल्ड, दे कैन रूल द वर्ल्ड। इट्स नॉट द मतलब ये आजकल बाजुओं की ताकत नहीं चाहिए, तलवार की ताकत नहीं चाहिए, वो शब्दों की ताकत चाहिए। इफ़ यू हैव गुड वर्ड्स एंड you know how to use them, articulate them, you can really win the heart of people and win the heart of audience and do whatever you want to. That is why orators are so famous. Yeah. अच्छा, इस इंडस्ट्री में रहते हुए जहाँ पर लोग बहुत पढ़ लिख कर आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लैंग्वेज पे बहुत काम करते हैं, एक्सप्रेशंस पर, एक्टिंग सीख कर आते हैं, कई कोर्स करते हैं, उन सब के बीच में कभी डिसलेक्सिक होने की वजह से आपको किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिला? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने जब भी जिसको बताया उन्होंने एम्पथाइज किया इस बात से और मैं ज़्यादा रिलैक्स हो जाता हूँ। मैंने अनुराग सर को जब पहली बार बताया था तो उन्होंने बोला था कि दैट्स द बेस्ट थिंग यू टोल्ड मी, क्योंकि उसकी वजह से मैं यूज़ कर सकता हूँ तेरी पर्सनैलिटी को अपनी तेरी परफॉर्मेंस क्रिएट करने के लिए। तो मेरे साथ आज तक किसी ने किया। और दूसरी बात यह है कि किसी तरीके से उनको ये लगता है कि ये डिसलेक्सिक है पर इसने उस पर काम किया है और बहुत सारी और चीज़ों पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग काम है जो दिख भी रहा है, जो लोगों को पर्दे पे दिख रहा है, जो लोगों को मेरे से बात करने पे दिख रहा है कि वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि उसने काम भी किया है इतने सालों तक। तो आई फील एंड इट हैज़ बिकम अ स्ट्रेंथ फॉर मी, इट हैज़ बिकम somehow my imagination is more powerful than most of the people around. And I feel it is also about कि जो आपका फिल्म मेकर है वो कितना बड़ा विजनरी और इमेजिनरी पर्सन है कि वो इसको अपने कैरेक्टर में डाल सकता है। जैसे हमने सुना था कि 3 इडियट्स में चतुर का कोई रोल नहीं था बट वो ऑडिशन देने आया तो उसका एक रोल बना दिया गया, नहीं, फेमस कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। आपने काफ़ी सालों तक एक्टिंग पढ़ाई है, कभी ऐसा हुआ है किसी आपके स्टूडेंट ने आके या जिसको कभी आपने कोच किया वो आके बोले सर इसमें मज़ा नहीं आया? एक स्टूडेंट था जिसने ये बात बोली थी, वो ऑनलाइन हम करवा रहे थे अभी, तो उसको पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आया। तो ये तो आज तक नहीं हमें पता लगा, पर उसने कुछ अजीब सी चीज़ें मैसेज पर डाल दी, अजीब सी चीज़ें, तो हमें नहीं समझ आया। तो हमने बाद में भी इंक्वायरी करी बट ही कुडंट एक्सप्लेन। तो अदरवाइज मेजरली द रिजल्ट्स आर दैट वी हैव डन अ गुड जॉब। मतलब 10 में से 9 लोग, तो 9 से भी ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि good course, very good, powerful course, and I'm very proud of that also because it's not my content, it's the content I have taken from different teacher around the world. मैं बहुत सारे टीचर्स के साथ ट्रेन हुआ हूँ, तो उनसे मैंने जो लिया है वो मैं दे रहा हूँ। मैं अभी भी उतना ऊपर नहीं पहुँचा हूँ कि अपना कुछ बनाया हो, पर
जो जो मुझे समझ आता गया, जो मेरी बॉडी में सही तरीके से गया, या जो मेरे को थोड़ा चैलेंज दिया और मैं उससे कुछ सीखा, वो मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ, एंड इट इज़ रीच्ड वेरी वेल टू द स्टूडेंट। या तो कोई मतलब मेरा इसमें ये सवाल था कि कोई ऐसा स्टूडेंट आया जिसने आपकी कभी किसी फिल्म में परफॉर्मेंस देखी या किसी OTT सीरीज में परफॉर्मेंस देखी और बोला सर यहाँ आप बेहतर कर सकते थे? नहीं, वो तो बहुत सारे बोलते हैं और मैं वो फ्रीडम देता भी हूँ। मेरी टीम के पास भी फ्रीडम है कि आप बोल सकते हैं। तो हाँ। मेरे स्टूडेंट ने कई बार बोला है कि उतना मज़ा उसमें नहीं आया जितना उसमें आया है, और वहाँ पर ये मेरे को लग रहा है कि आप जैसे अभी एक स्टूडेंट बोल रहा था कि मुझे लग रहा था आपकी आवाज़ थोड़ी बनावटी थी। मैं कहा, हैं? अच्छा, ये मैंने चल मैं देखूंगा दोबारा से, एंड आई विल लेट यू नो कि मैं तो क्या, बाकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं तो कह रहा बनावटी है। सो मे बी वो आपको इनसाइड आउट जान रहा है, आपके साथ समय बिता रहा है ज़्यादा। ज़्यादा। आपके अकॉर्डिंग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 3 सबसे बेहतरीन एक्टर्स कौन हैं? मुझे लगता है आलिया भट्ट, वेरी पावरफुल एक्ट्रेस। मुझे लगता है कि उनको सीन के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने समझा होता है। और नवाजुद्दीन, मनोज बाजपेयी, दे आर वेरी वेरी पावरफुल एक्टर, आई रियली लाइक देम। मनोज सर तो मेरे मतलब आई फील कि मुझे एक बार उनके साथ काम करके देखना है, समझना है कि मैं स्टैंड भी कर पाऊंगा कि नहीं। so yeah, he's one of my favorite, and we also come from a same school of thought. बैरी सर ने उनको भी सिखाया, मेरे को भी सिखाया। So उनके साथ मेरे को जरूर करना है। नवाज के साथ मैं इमीडिएटली कनेक्ट कर जाता हूँ। इट लुक्स लाइक वी आर टू ब्रदर्स। आई रियली वांट इट टू वर्क। मैं उनसे 2-3 बार ही मिला हूँ, और 1-2 बार मैंने उनसे क्वेश्चंस भी करे हैं। एक बार वो स्कूल में भी आए थे, और वहाँ पर उनसे बातचीत हुई थी काफ़ी सारे। तो ऐसा लगता था बहुत ही प्रोफाउंड आदमी है, बहुत ही जान लिया अपने आप को, कुछ क्रैक किया है अंदर। हम सब जानते हैं कि इरफान खान सर की आइज़ बहुत एक्सप्रेसिव थी, राइट। एंड आई बिलीव कि यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज जिनकी आइज़ बहुत मतलब एक्सप्रेसिव हैं। नो रियली। सो आपने इरफान जी का काम देखा है, हम सब ने देखा है, बहुत अप्रिशिएट किया है। आप उनके क्राफ्ट को कैसे डिफाइन, या अगर मैं कह सकती हूँ एनालाइज कैसे करते हैं आप उनके क्राफ्ट को? क्राफ्ट वो है जो एनालाइज नहीं हो सके। वो इरफान सर ने ही बोली थी कि क्राफ्ट वो है जो दिखे ना। हाँ। राइट। सो मुझे ये पता है कि उनका इनर वर्क बहुत स्ट्रांग था, इनर लाइफ, विच आई टेल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो कि डू नॉट यूज योर ट्रिक्स बट यूज योर जेन्युइन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे कई बार ऐसे एक्टिंग होती है कि अरे तेरे घर में माँ मर गई, तो माँ मर गई तो एक्टिंग होगी क्या, ये करेंगे हम। तेरे घर में बच्चा पैदा हुआ क्या, वही सिमिलर रहता है। राइट। सो दीज मूवमेंट ऑफ आईज, दे आर जस्ट मैकेनिकली ट्रिक्ड। राइट। अभी हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ बोल रही हो, और अगर मैं किसी को कोई गलत भी बोल दूं तो भी वो ऐसे नहीं जाएगा और ऐसे नहीं आएगा। हाँ। हम यही करते रहते हैं। हम राइट इनर लाइफ नहीं होती, क्वेश्चन एंड आंसर नहीं होता कि माँ मर गई कैसे। हाँ। तो वो तो ठीक थी। हाँ। क्या हुआ, ये मेरे अंदर चल रहा है। दिस इज इनर लाइफ। विल शी बी देयर फॉर मी? नो। विल शी कीप अ हैंड ऑन मी? Yeah, so all that inner life which is going on is, I'm genuinely thinking about my mother, her hand, her way of being, and she died, and now who's going to take care of me, and what's going to happen? That brings my inner life, right? More than doing all that. Yeah. And then from there I say, yeah, चलो देखते हैं। वहाँ से मेरा डायलॉग आया, क्योंकि मैंने वो सोचा, मैंने वो आंखें ऐसे नहीं करी कि ओह ये सब नहीं करा। तो ही नेवर यूज्ड टू डू दैट। ही वाज जस्ट यू कैन सी दैट इन द आईज दैट दे वर रियली थिंकिंग, दे वर रियली नॉट एक्टिंग थिंकिंग, दे वर रियली थिंकिंग। उस मोमेंट में वो सोच रही हैं। I still remember the song मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी. He's just sitting in a chair, he's sipping some coffee, he's having that cake, और उस सबके बीच में he's able to express his grief. मतलब that was phenomenal for me. मतलब as a viewer जिसको शायद acting का A भी नहीं आता है,
अगर आप उस इंसान के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो विद बेयर मिनिमम मूवमेंट, विद बेयर मिनिमम एक्सप्रेशंस, आई गेस वो कमेंडेबल है. Yeah. And audience doesn't need to know craft of acting. उनको जानने की जरूरत नहीं, हम पैदा हुए हैं उसको लेकर. वो स्टोरी टेलिंग हमको दिख जाता है. वो जब एक बच्चा ट्रेन के पीछे भागा, उसके पैरों पे ही कैमरा है और फिर वो बड़ा हो जाता है और फिर वो अमिताभ बच्चन बन जाता है, तो कोई भी ये नहीं पूछता बच्चा कि पापा ये कौन, ये कहाँ, ये बड़ा कैसे हो गया. नोबडी, क्योंकि हमारे पास वो सेंस है कि ये बच्चा बड़ा हो गया है. We have that sense when somebody is acting genuine, something moves inside us. As simple as हम गाना ना भी गाना जानते हो, मगर हमें ये पता चल जाता है कि कोई अच्छा गा रहा है या बुरा गा रहा है. So it is as simple as that. हमने ऑफ लेट देखा है कि एक्टर्स को बहुत ओपनली क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है. एंड अगर हम नसीरुद्दीन शाह की बात करें, उन्होंने कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिनको कैमरे के सामने आना भी अलाउड नहीं होना चाहिए, वो इतनी खराब एक्टिंग करते हैं. तो क्या आप उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, रखता हूँ. बिल्कुल रखता हूँ. और बहुत बुरा लगता है और बहुत ही अजीब सा लगता है कि क्या कहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है. इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं और हम मतलब कुछ टैलेंटेड लोग नहीं चुन सकते हैं. तो आई थिंक दैट्स अ पिटी कि हम यही उसी में लगे पड़े हैं कि कौन सा फेस सही दिख रहा है या बस इसी में लगे पड़े हैं. विच इज़ पार्ट ऑफ सिनेमा ऑल्सो वर्क्स फ्रॉम लुक, बट इट्स नॉट ओनली द पार्ट ऑफ, देयर इज मोर टू इट. कुछ आपकी इनर लाइफ है, कुछ आपका, आप कहाँ से आते हैं वो जानना ज़रूरी है. आप कितने कल्चर्ड हैं, आप कितना एम्पथाइज कर सकते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपकी आवाज़ में कितना दम है, या आप वर्ड्स को किस तरीके से तोड़ते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई लोग नहीं कर सकते हैं और उन्होंने कुछ काम भी नहीं किया, मेहनत भी नहीं करी है उस चीज़ पे और आ गए हैं और फिर हम उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. क्या आपको लगता है कि कमर्शियल सिनेमा की वजह से एट लार्ज जो एक्टिंग है, एक्टिंग का क्राफ्ट है, वो डाइल्यूट होता जा रहा है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है कि कमर्शियल सिनेमा हमेशा था और रहना भी चाहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दैट आल्सो ब्रिंग्स लॉट ऑफ मनी टू द इंडस्ट्री, जिसकी वजह से छोटी फिल्में भी बनती हैं. मेरे को लगता है कि वो सही है. हम इस चीज़ की क्रिटिसिज्म में लगे रहें कि कमर्शियल सिनेमा, मेरे को लगता है कि हमको इस बात पे बात करनी चाहिए कि अब उन सिनेमा की भी स्पेस आ गई है जो आज से 15-20 साल पहले नहीं थी. अब वो OTT की वजह से उस सिनेमा की भी बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे क्रू को और बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली. और मुझे लगता है कि अगर लोगों को थोड़ी देर जाके एंटरटेन होना है तो वो भी सही है. पर मैं एक्टिंग पे बात कर सकता हूँ और बहुत सारे कमर्शियल एक्टर हैं जो बहुत ही कमाल एक्टिंग कर रहे हैं. रणबीर कपूर बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, आलिया बहुत अच्छी एक्टिंग करती है. मैं ये डिनाई, अब क्योंकि वो कमर्शियल सिनेमा करते हैं तो नहीं, वो अच्छी एक्टिंग करते हैं. आप कहीं पे भी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं. सो मेरे को लगता है कि आई सी अ पॉजिटिव थिंग ऑफ कि दिस स्मॉलर सिनेमा इज कमिंग अप. OTT की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों के पास पावर है टू स्विच फ्रॉम दिस टू दिस. कि वही नेटफ्लिक्स पे आपकी जाने जहाँ भी चल रही है और दूसरी फिल्म भी चल रही है, तो आप इससे छोड़कर एक सेकंड में, टाइम भी नहीं लगेगा. इतनी पावर है आज हमारे पास. पहले हमारे पास पावर नहीं थी. जब टीवी था तो वही जो आता था वही देखते थे. अब मेरे पास चॉइस है कि मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो सकता हूँ, इस चैनल से उस चैनल पे हो सकता हूँ, किसी भी जगह पे जा सकता हूँ. तो आपको लगता है कि OTT के आ जाने की वजह से एक तो लोगों का फिल्म थिएटर में देखना कम हो गया है, और दूसरी चीज़ कि जैसे कि आपने कहा कि OTT पर हमारे पास पावर है. मैंने जाने जहाँ लगाई, मुझे अगर स्टार्टिंग के 20 मिनट उसने ग्रिप नहीं किया, मैं तुरंत फटाक से हटा के कुछ और लगा लूँगी. तो क्या उसकी वजह से एक्टर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है कि वो अच्छा परफॉर्म करें? आई थिंक दिस इज अ गुड प्रेशर. Everything should be, it's a competitive world and it's a, in the world of performance action matters. तो आपको उस एक्शन पे स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं तो आप इसमें होने नहीं चाहिए. और मुझे लगता है वो तो अच्छी बात है कि ऐसा हो गया. और जो कमर्शियल सिनेमा का सक्सेसफुल ना होना, ये भी मुझे लगता है कि ये एक फेज था
अभी इन दिनों कितना कमर्शियल सिनेमा और या लोग थिएटर में जाके देखने लगे हैं, क्योंकि एक बहुत ही कमाल चीज़ है हम लोगों में, हम कम्युनिटी में एक साथ मिलकर देखना चाहते हैं, हम एक साथ मिलकर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो बहुत कमाल है हमारे में। वो अकेले मोबाइल पे बैठना विद सो मच अराउंड हैपनिंग एंड देन इधर उधर की साउंड्स आ रही, वहाँ पे डार्क रूम में बैठना, सब एक साथ परेशान हो, रोएं, हंसे, दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन ऑल्सो, कि वी वांट टू। और वो कब से हो रहा है, वो जब ट्राइब होती थी वो बॉन फायर के सामने क्या कहते हैं नाचते थे, कहानियाँ सुनाते थे, फिर वो थिएटर चालू हुआ, फिर फिल्में चालू हुई। सो हम अभी भी चाहते हैं कि हम उस डार्क रूम में जाएं और सब एक साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करें। वो एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल है, वो मोबाइल पे नहीं मिल सकता है, वो मिल नहीं सकता है, क्योंकि मोबाइल पे आप थोड़ी देर बंद करते हैं, उसमें आप भूल जाते हैं। यू इफ़ अ सिनेमा इज़ गुड यू जस्ट गेट लॉस्ट, और आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, आपके मोबाइल बंद है, आप बस हो वहाँ पर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। और वो मेरे को लगता है जाएगी नहीं इतनी जल्दी। मतलब हमारे कंट्री में सिनेमा बहुत समय से, बट मैं इस आइडिया से हमेशा बहुत इंट्रिग्ड रहती हूँ कि जिस किसी ने भी कभी सोचा होगा और शुरू किया होगा, वो कितना बड़ा सट्टा होगा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं वो वीडियो दिखाने का पैसा लूंगा और लोग देखने भी आएंगे। मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं एक कोई प्रोडक्ट, एंड इट हैज़ बीन लाइक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडियाज एवर जो चल रहा है, और अब मल्टी प्लेटफॉर्म हो चुका है। हम फिल्म्स देख रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं, और OTT की वजह से बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं मुझे लगता है जो कि जिन्हें अपना ड्यू नहीं मिला, उन्हें OTT पे लोग भर भर के प्यार कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने शूल, ब्लैक फ्राइडे ऐसी फिल्म्स तब देखी होंगी जब वो रिलीज़ हुई, या गुड़गांव देखना पसंद किया होगा, मगर वो सारी फिल्म्स लोग अब देख रहे हैं। वो क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में आज की डेट में है, एंड उनको रिलीज हुए इतना समय हो गया। सो OTT हैज़ चेंज्ड द वर्ल्ड। डेफिनेटली। आपने दोनों में काम किया, फिल्म्स में भी काम किया, OTT में भी काम किया। आपका एक्सपीरियंस किसमें ज़्यादा बेहतर रहा? मैं तो सेम तरीके की एक्टिंग करता हूँ। अब वो बड़े पर्दे पे आ जाती है तो बड़ा बड़ा दिखता है। लगता है वाह हम इतने बड़े और इतने खराब दिखेंगे बड़े पे। क्योंकि वहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ें दिख जाती हैं। आप 35 mm पे या इतनी बड़ी आंखें दिख रही हैं और वो और भी बड़ी दिख रही हैं, उसमें छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं, तो वो अलग बात है। यहाँ पर छोटे में तो आप वो गुम हो जाता है कई बार। तो मेरे को तो दोनों में बहुत मज़ा आता है। मैं तो बस एक्टिंग करता हूँ, कैमरा सामने लगा होता है, एक्टिंग कर रहा होता हूँ, फिर उसके बाद वो बड़े पे छपे या छोटे पे छपे। मगर मुझे लगता है कि आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप थिएटर में जाओगे, आप 3 घंटे की फिल्म है, उसमें आपका कितना बड़ा शॉट मिलेगा, आप लीड भी हैं तो आप कितनी देर तक रहोगे। आप सीरियस कर रहे हो, 10 एपिसोड हैं, एक घंटे के, आपको कितना काम करने का मौका मिलता है। तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, क्योंकि कैरेक्टर आर्क बहुत स्ट्रांग बन सकता है। राइटर के लिए बहुत बढ़िया जोन है वो, कि वो एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर आर्क लिख सकता है और सभी कैरेक्टर्स के बारे में लिख सकता है। तो और डायरेक्टर के लिए वो आराम से दिखाने का भी टाइम है, तो वो मेरे को सही लगता है कि मैं अब ज़्यादा एक्टिंग और ज़्यादा दिखा सकता हूँ। पर हाँ वो मेरे को लगता है अलग अलग मीडियम है, अलग अलग, कई किसी में फास्ट करना है, किसी में स्लो करना है। आई एम ट्रेन फॉर बोथ ऑफ देम। सेक्रेड गेम्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब बहुत ब्रीफ रोल था, बट बहुत इम्पैक्टफुल था। एवरीबडी रिमेंबर्स इट। या आई थिंक मेजरली दैट वाज बिकॉज ऑफ अनुराग सर। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था उसके लिए। मैं उस टाइम नया बैरी सर से बाहर निकला था और अपना स्कूल खोला था। तो स्कूल चालू करते ही मुझे थोड़े दिनों बाद मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से फ़ोन आया कि तू ऑडिशन देगा। मैंने कहा, तो ऑडिशन दिया तो उन्होंने किसी छोटे कैरेक्टर के लिए मेरे को सिलेक्ट किया था। फिर अनुराग सर वांटेड मी टू बी फॉर दिस ईसा। और स्क्रिप्ट तो वो पहले देते नहीं है, वहीं पर ही आपको इमीडिएट तो मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल था। पर उनका जो तरीका है एक्टर को एक्टर के साथ काम करने का, वो बहुत ऑर्गेनिक है। वो मुझे बहुत सही लगता है कि ही प्लेसेस द कैमरा अकॉर्डिंग टू एक्टर्स परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि एक्टर
पहले कैमरा लगा दिया और फिर एक्टर को उसमें बैठना है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मूव करते हैं और बहुत फ्री, अगर मैं कुछ इम्प्रोवाइज़ कर दूँ तो वो उसको होने देते हैं। और या फिर जैसे फॉर एग्जांपल सेक्रेड गेम में एक शॉट है जहाँ पर मैं कुकू को चेक कर रहा हूँ। कुकू को चेक करते टाइम मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट थी पहले। कुबरा वाज माय स्टूडेंट और मुझे उसे चेकआउट करना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या चेकआउट करूँ। तो मैं ना उसके कॉस्ट्यूम में से जो लाइट ग्लिटर करके कलर बन रहे थे ना, उनको काउंट कर रहा था, ऐसे उन्हीं को काउंट कर रहा था। और जब रेड आता था तो मैं एक्साइटेड हो जाता था। तो जेन्युइनली एक्टिंग है। तो वहाँ पर मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे जेब में सिगार पड़ा था, तो मेरे पास लाइट नहीं था। तो बाय चांस, ये चांस की बात है कि वहाँ पर एक लैंप रखा था प्रोडक्शन डिज़ाइनर ने, मैंने वो उठाया और उसी से स्मोक किया। सडनली अनुराग सर कहते हैं इसका क्लोज लगाओ। And it just happened on the set. It was so beautiful moment, and there was a close up of me lighting that. तो फन था, मेरे को तो मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सेक्रेड गेम में। बहुत जल्दी काम होता था पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एंड ही वर्क्स वेरी फास्ट ऑल्सो। सौरभ, आपको क्या लगता है, एक्टिंग करना ज़्यादा डिफिकल्ट है या एक्टिंग सिखाना? डिफ़िकल्ट मेरे लिए करना है, क्योंकि वहाँ पे नए लोग होते हैं हमेशा। जैसे मैं लोगों से मिला नहीं हूँ, पर मेरे को परफॉर्मेंस करनी है, सबको जानना है और कंफर्टेबल भी होना है सबके साथ। और अलग अलग तरीके का माइंडसेट है, डायरेक्टर का अलग माइंडसेट है, क्रू का अलग माइंडसेट है, को एक्टर का अलग माइंडसेट है। तो वो एक डिफ़िकल्टी है। एक्टिंग सिखाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज हर इंसान अलग अलग जगह से आ रहा है और मुझे उसकी पर्सनालिटी को निखारना है। ये नहीं कि मैं अपना कुछ उसमें डाल दूं कि मेरे जैसा बन जाऊं। तो पहले ध्यान देना है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो वो समझना और उससे उन्हीं की यूनिकनेस को निकालना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और एक्टिंग करना थोड़ा। मगर आपको नहीं लगता है जब आप एक्टिंग सिखा भी रहे हैं, से इफ यू हैव अ बैच ऑफ 50 पीपल, हाँ, 50। तो आपको 50 लोगों को एनालाइज करना है? नहीं, मैं 50 लोगों का बैच ही नहीं लेता। मतलब आपने 50 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया होगा ना, तो आपने 50 लोगों को एनालाइज किया है। राइट 50 लोगों को एनालाइज, और कई बार वो बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। इसीलिए मेरे पास ट्रेन टीचर हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, और वो हम लोग एक क्लास में कम से कम 5 टीचर बैठे होते हैं जो हर एक 5 लोगों के नोट्स बनाते हैं कि आज जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और फिर हम जब क्लास ख़त्म होती है तो मिलते हैं और सब लोग डिस्कस करते हैं कि, क्योंकि अगर मैं कंडक्ट कर रहा हूँ क्लास और 20 स्टूडेंट है, तो मेरा अपने आप नेचुरली मैं 1 या 2 या 3 लोगों को ध्यान से देख रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, उन पर नज़र जा रही होगी, पर बाकियों पे नहीं जा रही होगी। तो बाकी टीचर्स उनके बारे में नोट्स बना रहे हैं कि उस टाइम हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग टू दी एक्सरसाइजेज, तो वो नोट बन रहे हैं। और फिर वो मेरे पास हम लोग मिलकर लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि ये उसकी प्रॉब्लम्स हैं या वीकनेसेस हैं, एंड देन वी हैव टू वर्क फ्रॉम दैट। सो इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, बट इट्स वेरी एंजॉयबल, इट्स वेरी फन। सो मतलब इससे मैं ये समझ सकती हूँ दैट यू कैन एनालाइज पीपल रियली वेल। अच्छा, हम हमेशा कहते हैं यू कांट लाई टू द कैमरा, ठीक है? अब जो एक नया इंसान आ रहा है, बहुत खुश है, इंथुजियास्टिक भी है कि यार मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन कैमरा के सामने आते ही वो बड़ा शाय सा हो जाता है। दूसरी चीज़, आप एक्टिंग करते वक्त ज़रूरी नहीं है दैट यू आर ऑलवेज लुकिंग इनटू द कैमरा, इट्स अ सीन बिटवीन यू एंड मी, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। सो वो कैमरे से नज़र हटाना सिखाना, और जब कैमरे में देखना है तो उससे उतनी ही कॉन्फिडेंटली बात करना जैसे मैं सामने वाले से डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। आप ये कैसे सिखाते हैं? मतलब व्हाट आर द टिप्स टू बी ए कैमरा कॉन्फिडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी रिलैक्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा। जैसे मैंने वो फर्स्ट एक्सरसाइज करी, यू नीड टू रियली बी रिलैक्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। If I want to connect to you, I will really just not pretend looking at you, I will look at you. मतलब कि आपके बाल कैसे हैं, आपके आंखें कैसी हैं, आपके काँप, ये सब मैं देखूंगा ध्यान से। मैं pretend नहीं करूँगा कि मैं देख रहा हूँ। अगर मैं pretend किया तो फिर मेरा दिमाग सारा टाइम लगा रहेगा कि कैमरा चालू है और मैं ऐसे और इसमें क्या छपने वाला है। सो मेरे को उस पर ध्यान देना है पूरी तरीके से। सो दैट्स व्हाट आई डू। और अगर मेरे सामने को एक्टर नहीं है और सिर्फ कैमरा लगा हुआ है, तो मैं कैमरे के आसपास कोई पॉइंट्स, कोई चीज़ गिनता हूँ, काउंट करने लगता हूँ। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई कलर्स हैं,
जैसे अगर मेरा कैमरामैन खड़ा है तो उसकी शर्ट पे क्या कलर्स हैं, तो उनको काउंट कर रहा हूँ। तो उनको काउंट करने में मैं अपने दिमाग से बाहर हो गया हूँ और मैं वहाँ पर हूँ। तो इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, नॉट डूइंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यू आर इन ट्रबल। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं कलर काउंट करना बेसिक एक्सरसाइज है, पर यही मेरे को बाहर रखती है, मूवमेंट में रखती है। आपके छोटी छोटी चीज़ें देखना मेरे को अपने दिमाग से बाहर रखता है, राइट। और अगर मैं इस बात पे लगाऊं कि बैठा कैसे हूँ, मेरा कैमरा चालू है और मैं उस पर क्या कहते हैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा, तो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली फॉर अ पर्सन जिसको एक्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट एक चीज़ जो हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं और शायद पिछले कुछ सालों में ये एक फ्रेज़ है जो बहुत पॉपुलर हो गया है, जो है मेथड एक्टिंग। कि अगर आपको टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले करना है तो आप टैक्सी चलाना शुरू कर दो। अगर आपको किसी मूवी में प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले करना है तो आप कुछ दिन जाके ब्रॉथल का एनवायरनमेंट चेक करके आओ या वहाँ पर रहो, ताकि आपको पता चले कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो क्या इस चीज़ से सच में फ़र्क पड़ता है? बहुत फर्क। और व्हाट इज़ दिस होल प्रोसेस मेथड एक्टिंग? मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने सारी लाइफ तो जी नहीं रखी है। और मुझे जो कैरेक्टर मिल रहा है, अगर मुझे ब्रॉथल में किसी ऐसे इंसान का कैरेक्टर मिलता है जो प्रोस्टिट्यूट के साथ काम करता है, तो मुझे वहाँ पे जाके समझना पड़ेगा कि उनका माइंडसेट क्या है, वो कैसे जीते हैं। उनका मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, मेरी लाइफ वैसी है ही नहीं। तो मुझे उस अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और मेरे को लॉट ऑफ पीपल हैव, दैट्स कॉल्ड कैरेक्टर स्टडी इन अ वे। आप उसको स्टडी करके घर पे आके भी रह सकते हैं, या आप सारा दिन वैसे रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं अभी जब हड्डी कर रहा था तो मैं मेजरली सेट पे भी वैसे ही वॉक करता था, क्योंकि मुझे वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरा दिमाग उस पर है कि मेरी बॉडी कैसे मूव कर रही है। मेरी बॉडी सही तरीके से मूव कर रही है, मेरी बॉडी, मैं बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं को एक्टर पे ध्यान दे रहा हूँ, उसको सुन रहा हूँ, इस पे ध्यान होना चाहिए। तो उसके लिए मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर मिले तो मैं उसी में रहता हूँ। मैं आपको सुनूंगा भी तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनूंगा, मैं सौरभ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनूंगा। अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइफ में सब लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनूंगा जो अभी आप बोल रही हैं। अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सुनूंगा। अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइफ में एवरीथिंग हैपन्स फॉर मी, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनूंगा। तो मैं वो सारा दिन सेट पे भी करता हूँ, लोगों को सुनने पे, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे को लगता है कि ये करना चाहिए। हमने ये भी सुना है कि कई सारे एक्टर्स ने ये बात कही है कि जब वो एक कैरेक्टर कर लेते हैं, कोई इंटेंस कैरेक्टर या बहुत ही डिमांडिंग कैरेक्टर, वो उसके बाहर आने में बहुत समय लेते हैं। कई बार ऐसा हमने ये सुना है कि मतलब या तो वो लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, या तो वो उसी एक हेड स्पेस में रहने लगते हैं। तो क्या ये मतलब एक तरह से अगर मैं कह सकती हूँ तो क्या ये एक ड्रॉबैक है एक्टर होने का या ऐसे डिमांडिंग रोल्स करने का? और क्या ये चीज़ एक्चुअली आपको ऑन अ मेंटल लेवल अफेक्ट करती है? अफेक्ट करती है, डेफिनेटली अफेक्ट करती है। वो बोला गया था ना कि द फिल्म्स यू मेक मेक्स यू, राइट। तो वो वही बात है कि जब वो आपको कुछ दिनों तक अफेक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ डीप यू हैव गॉन इनटू इट। उससे बाहर निकलना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर ज़्यादा लोग थेरेपिस्ट के पास जाते नहीं हैं कि जाएं और उनसे बात करें। इंडिया में वैसा कल्चर नहीं है। बट आई वुड रेकमेंड कि उनको उस एनवायरनमेंट से कट ऑफ करना ज़रूरी है। मेरे को तो ये लगता है, मेरे को लगता है कि कहीं ट्रैवल करने चले जाएं उसके बाद, या कुछ और ऐसा काम करें जो उससे अलग है। कोई वर्कशॉप कर लें या कुछ और कर लें जिससे वो आउट ऑफ। और कई लोग अपनी फैमिली को छोड़ के आए होते हैं। मेरे को लगता है फैमिली के पास जाएं, थोड़े दिन वहाँ पर रहें, अपने पेरेंट्स के पास रहें, अपनी फैमिली के पास रहें, एंड देन दे कैन कम बैक। इट डेफिनेटली अफेक्ट्स। आई फील इफ़ द एक्टर हैज़ रियली गॉन इनटू द कैरेक्टर, उसने बहुत काम किया है, तो कुछ ना कुछ तो अफेक्ट रहेगा ही उसका, और उसमें निकलने के लिए कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। आफ्टर दिस डीप कॉन्वर्सेशन हम एक छोटा सा रैपिड फायर सेशन करते हैं आपके साथ। ओह गॉड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत इजी सवाल हैं और फिल्म्स से रिलेटेड ही हैं। कि आपकी फेवरेट बॉलीवुड फिल्म कौन सी है? फेवरेट बॉलीवुड फिल्म लंच बॉक्स। लास्ट बॉलीवुड फिल्म जो आपने देखी हो? लास्ट बॉलीवुड फिल्म देखी थी मैंने जाने जा हड्डी। ओटीटी या फिर फिल्म्स?
दोनों चलेगा. OTT also is good and film is very good. फिल्म्स और थिएटर, Films. आपके हिसाब से मोस्ट अंडररेटेड एक्टर, एक मेल एक फीमेल. पंकज कपूर. और फीमेल में आई थिंक तब्बू कुड हैव उनको ज़्यादा और ज़्यादा आई वो एग्री, मिलना. आई एग्री. मोस्ट ओवररेटेड एक्टर, एक नाम भी दे सकते हैं आप. सौरभ सचदेवा. कम ऑन, वी आर नॉट टेकिंग दैट नेम. Lot of them. बीप 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 बीप. हाँ. अच्छा, आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर, मेल और फीमेल. फेवरेट बॉलीवुड एक्टर, मैंने अभी बताया एक्टर तो मनोज वाजपेयी. इरफान खान थे पहले, अभी मनोज वाजपेयी हैं. और एक्ट्रेस में आलिया भट्ट. योर फेवरेट फिल्म मेकर इन इंडिया. श्री राम राघवन. ओके. आपका अभी तक का फेवरेट को स्टार कौन रहा है. लॉट ऑफ देम. नवाज सर, 2 बार उनके साथ काम किया, बहुत मज़ा आया. और बहुत फ्री है और हम दोनों की एनर्जी बहुत मिलती है. औरों के साथ भी बहुत मज़ा आता है पर उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट. अच्छा. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि एक एक्टर जिसको आप स्क्रीन पर देखना, एक्ट करना, उसकी एक्टिंग आपको बहुत पसंद आती है, उसका क्राफ्ट और जिस तरीके से वो रोल को निभाता है वो बहुत पसंद आता है. मनोज वाजपेयी. ओके. नाउ आप फिल्म्स के बारे में पढ़ते हैं, आप एक्टिंग के बारे में पढ़ाते हैं, तो कोई अगर हमें देख रहा है जिसको एक्टर बनने का बहुत मन है जी, तो वो एक्टिंग स्कूल में जाए, उससे पहले उससे ऐसी कौन सी 3 या ऐसी कौन सी 5 चीज़ें करनी चाहिए जो उसको फैसिलिटेट करेंगी एक्टर बनने में. पहली बात तो पूरा संकल्प होना चाहिए कि मेरे को ये करके ही रहना है. अगर आप ये सोच के आए कि ट्राई करके देखता हूँ 1 महीना, तो नहीं हो पाएगा. इट टेक्स टाइम. दूसरी बात, अगर आप बॉम्बे आ रहे हैं तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपने आप को सर्वाइव कर सकें. और अगर आप यहाँ पे बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. तीसरी बात यह है कि मेरे को लगता है कि हो सके तो अपने पेरेंट्स को पूरी तरीके से बता के आइए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. उनसे झूठ बोल के मत आइए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो मान जाते हैं अगर सही तरीके से बताया जाए. मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये काम करवाया और वो मान भी गए हैं, उनके पेरेंट्स, और मैंने उनसे भी बात करी है. सो टॉक टू योर पेरेंट्स, क्योंकि दैट कैन बी अ बिग सपोर्ट फॉर यू. चाहे वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ना कर सके, पर एक उनका हाँ करना एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, एंड यू आर फ्री. सो ये 2-3 चीज़ें जो मेरे को लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू कम टू मुंबई और यू वांट टू बी एन एक्टर. ओके. और जिस किसी भी इंसान को फिल्म्स में इंटरेस्ट हो, हाँ जी, तो उसे ऐसी कौन सी कुछ फिल्म्स हैं, 3, 5, 10, जो आपको लगता है उसे ज़रूर देखनी चाहिए. हाँ. लंच बॉक्स जरूर देखनी चाहिए. घोसला का घोसला जरूर देखनी चाहिए. गैंग्स ऑफ वासेपुर जरूर देखनी चाहिए. गुरुदत्त की फिल्में देखनी चाहिए. राइट. बलराज सानी की फिल्में देखनी चाहिए एज एन एक्टर, बिकॉज ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर. आई ऑलवेज लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस एंड ही वॉज वे अहेड ऑफ टाइम, मुझे लगता है. दिलीप कुमार की फिल्में देखनी चाहिए जी. और पान सिंह तोमर देखनी चाहिए फिल्म. सो या, दीज आर द ग्रेट फिल्म. थैंक यू सो मच सौरभ. थैंक यू वेरी मच. इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल आपसे बात करना. आई एम श्योर जो भी ये इंटरव्यू देखेगा उसको एक्टिंग के बारे में कुछ नॉलेज तो मिल ही जाएगी. मतलब फॉर समबडी लाइक मी जिसको शायद एक्टिंग का कुछ भी नहीं मालूम है, बस हाँ आप फिल्म्स देखते हो, एंजॉय करते हो, आप कनेक्ट करते हो, या कई बार ऐसा होता है कि यू आर जस्ट नॉट वांटिंग टू डू एनीथिंग, आप सिर्फ फिल्म लगा कर बैठ जाते हो एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस आपके 2 घंटे के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ लोग हैं जो 24 घंटे मेहनत में लगे रहते हैं, रोज़ मेहनत कर रहे हैं, रोज़ अपने बोलने का तरीका, अपने बैठने का तरीका, हाथ मूव करने का तरीका, इन सब पर काम कर रहे हैं. सो आई रियली थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग
for me, for everybody who likes films, who likes OTT. बहुत शुक्रिया. Thank you for coming to Uncut. Thank you for calling me here. No, Thank you it for it was a making me pleasure for part of us. this. It was a pleasure for us. हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत मज़ा आई बात करके और हमें फिल्म्स के बारे में, सिनेमा के बारे में काफ़ी कुछ पता चला. Thank you. Thank you. सो ये थे हमारे साथ मिस्टर सौरभ सचदेवा. आप फिल्म्स देखना पसंद करते हैं, आप फिल्म्स के बारे में जानना पसंद करते हैं, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो इनको देखिए, इनका काम देखिए. इनकी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं जो आप देख सकते हैं, आपको यूट्यूब पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल सकती हैं. हाल ही में इनकी फिल्म आई हुई है जाने जा, जिसमें आप इनका काम देख सकते हैं. बहुत ही शानदार है, ज़रूर देखिएगा. और इस इंटरव्यू को देखकर, इनकी बातें सुनकर आपको क्या लगा, कैसा लगा, आपके कुछ सवाल हो इनके लिए तो वो भी आप नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. हम फिर कोशिश करेंगे कि किसी दिन इनको पकड़ के लाएं और आपकी बची कुछ ही बातें इनसे कंप्लीट कर लें, सारे सवालों के जवाब ले लें. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनकट. आई होप ये इंटरव्यू आपको बहुत बहुत अच्छा लगा हो. बाकी ऐसा और कंटेंट देखने के लिए आप जाएं अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लें.